हेलो। 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 आप लोगों को हमारी आवाज़ पहुंच रही है? कोई बच्चा रिप्लाई दे हमें। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग हमेशा की तरह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और फिर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जो आपने काम हमें भेजा है उसको हम करेक्शन करेंगे, और जो लोग को काम नहीं भेजे हैं उनसे उनकी वस्तुस्थिति के बारे में पूछेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा विषय है जिसके ऊपर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करेंगे वो विषय है 19वीं शताब्दी की कालावधि में भूगोल का विकास भाग दो। इसके भाग एक की तैयारी हम लोगों ने शनिवार को की थी। भाग दो के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि 19वीं शताब्दी के भूगोल वेत्ताओं से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, हमबोल्ट को किस अध्ययन विधि के विकास हेतु जाना जाता है? ए ईश्वरवादी, बी क्रमबद्ध, सी प्रादेशिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमबोल्ट और रिटर पे आप लोगों ने असाइनमेंट किया है तो आप लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है 1 बी क्रमबद्ध। दूसरा सवाल, रिटर को किस अध्ययन विधि के विकास हेतु जाना जाता है? ए अज्ञेयवादी, बी क्रमबद्ध, सी प्रादेशिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिटर को जाना जाता है प्रादेशिक अध्ययन विधि के लिए, यानी कि 2C। किस भूगोल वेत्ता ने ईश्वर उद्देश्यवादी विचार प्रस्तुत किए? ए हमबोल्ट, बी रैडजल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। इसका सही जवाब है रिटर ने ईश्वर उद्देश्यवादी संबंधी विचार प्रस्तुत किए। चौथा सवाल है, कौन सा भूगोल वेत्ता ईश्वर पर आस्था नहीं रखता था परंतु उसका विश्वास प्रकृति की एकता पर था? ए हमबोल्ट, बी रैडजल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। तो हमबोल्ट एक ऐसा भूगोल वेत्ता था जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता था परंतु उसका विश्वास प्रकृति की एकता पर था। सही जवाब है 4A। फिफ्थ सवाल है, मैक्सिको एवं क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल किसकी रचना है? ए हमबोल्ट, बी रैडजल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। मैक्सिको एवं क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल हमबोल्ट की रचना है। 5A सही होगा। छठा सवाल है, अंतिम बहुविषय विज्ञ की उपाधि किस भूगोल वेत्ता को दी जाती है? ए ऑस्कल्पेशल, बी हमबोल्ट, सी रिटर, डी रिच्थोफेन। तो अंतिम बहुविषय विशेषज्ञ की जो उपाधि है वो दी जाती है हमबोल्ट को, यानी कि 6B। सेवेंथ सवाल है, किस भूगोल वेत्ता ने पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की? ए ऑस्कल्पेशल, बी हमबोल्ट, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। तो हमबोल्ट ने पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की। इसे हमबोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं, अतः सही जवाब है 7B हमबोल्ट। एट्थ सवाल, किस भूगोल वेत्ता ने पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंध के विज्ञान के रूप में भूगोल को परिभाषित किया? ए हमबोल्ट, बी रैडजल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। देखिए, रिटर ने पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों के विज्ञान के रूप में भूगोल को परिभाषित किया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा 8C रिटर। इसके बाद एक कथन दिया गया है 9th सवाल में, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक आत्मा ही समस्त प्रकृति को सजीव किए हुए है। केवल एक ही जीवन पत्थरों, पेड़ पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य में भी ओतप्रोत है। यह कथन किस भूगोल वेत्ता की किस विचारधारा को प्रस्तुत करता है? अब देखिए, यहाँ इस सवाल में दो हिस्से हैं। पहला, आपको यह पहचानना है कि ये कथन किस भूगोल वेत्ता का है। दूसरा, आपको इस बात को समझना है कि इसमें किस विचारधारा पर जोर दिया जा रहा है। तो आपके विकल्प हैं, ए रिटर का ईश्वर उद्देश्यवादी, बी रैडजल का जैविक सिद्धांत, सी हमबोल्ट की प्रकृति की एकता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कथन हमबोल्ट का है जो कि प्रकृति की एकता को प्रकट करता है, इसलिए इसका सही जवाब 9th C होगा। 10th अगला सवाल है, वॉल्कर कुंडे नाम की पुस्तक की रचना किसने की? ए हमबोल्ट, बी रैडजल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। देखिए, अर्ड कुंडे जो पुस्तक है वो रिटर की लिखी हुई है और वॉल्कर कुंडे जो पुस्तक है वो रैडजल की लिखी हुई है, इसलिए आपका सही जवाब है
10th बी रेड जेल। 11वां सवाल है कि किस रूप में डार्विन का भूगोल पर प्रभाव पड़ा? ए डेविस के त्रिकूट के रूप में, बी मानव धरती की उपज की संकल्पना के रूप में, सी लेबेंसरॉम के रूप में, डी उपरोक्त सभी। जब हमने डार्विन का भूगोल पे प्रभाव बताया था तो उसमें हमने इन सभी बिंदुओं की चर्चा की थी। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो डार्विन का जो भूगोल पे प्रभाव पड़ा है वो उपरोक्त सभी रूपों में पड़ा है, इसलिए सही जवाब होगा 11th डी। 12वां सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना हम्बोल्ट की नहीं है? ए कॉस्मॉस, बी मैक्सिको एवं क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, सी व्यूज ऑन नेचर, डी न्यू ज्योग्राफी। देखिए कॉस्मॉस आप अच्छी तरीके से जानते हैं हम्बोल्ट की रचना है। मैक्सिको एवं क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल अभी आप पहले सवाल कर चुके हैं, ये भी हम्बोल्ट की रचना है। अब आप लोगों को इन दोनों में तय करना है व्यूज ऑन नेचर और न्यू ज्योग्राफी। देखिए व्यूज ऑन नेचर हम्बोल्ट की ही रचना है, न्यू ज्योग्राफी हम्बोल्ट की रचना नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा 12 डी न्यू ज्योग्राफी। 13वां सवाल है, किस वनस्पति शास्त्री के साथ हम्बोल्ट ने अपनी खोज यात्राएं की? ए बॉनप्लैंड, बी वार्नर, सी गुट स्मूथ, डी सॉल्जमैन। देखिए गुट स्मूथ और सॉल्जमैन का नाम रिटर के साथ में आता है, बॉनप्लैंड और वार्नर का नाम हम्बोल्ट के साथ में आता है। तो अब आपको बॉनप्लैंड और वार्नर में खोजना है। देखिए वार्नर हम्बोल्ट के गुरु थे, बॉनप्लैंड का नाम आता है उस वनस्पति शास्त्री का जो उनके साथ में यात्रा किया करता था, इसलिए यहाँ पे 13A बॉनप्लैंड सही विकल्प होगा। 13A बॉनप्लैंड। 14वां सवाल है, हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए, यह कथन किसका है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है और इस कथन के बारे में मैंने 12 क्लास में आप लोगों को बताया भी है। 12 जब यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर हुए हैं तो मैंने उसको कोट किया है, जो स्टडी मटेरियल्स है उसमें भी आप इस कोटेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, ए ऑस्कल्पेशल, बी रेड जेल, सी रिटर, डी हम्बोल्ट। ये कथन रिटर महोदय का है, अतः सही विकल्प होगा 14th सी। 15वां सवाल, सृष्टि का नियोजन करता ईश्वर है, रिटर की यह विचारधारा किस दार्शनिक से प्रभावित थी? देखिए थोड़ा सा सवाल घूमा हुआ है। ईश्वर सृष्टि का नियोजन करता ईश्वर है, रिटर की यह विचारधारा किस दार्शनिक से प्रभावित थी? आपके विकल्प दिए हुए हैं, ए बॉनप्लैंड, बी हेगल, सी वार्नर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए बॉनप्लैंड अभी आप जान चुके हैं कि हम्बोल्ट के साथ यात्रा करने वाला वनस्पति शास्त्री था, अतः यह विचारधारा इसकी नहीं हो सकती। ये ऊपर जो विचारधारा दी गई है ये ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा है। उसके बाद में सी ऑप्शन पे आ जाइए, वार्नर। वार्नर भी नहीं हो सकते क्योंकि वार्नर हम्बोल्ट के गुरु थे, ठीक है। अब डी आ जाए, बी आ जाइए हेगल, ठीक है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हेगल का वास्तव में इस तरीके के विचार रहे हैं कि सृष्टि का नियोजन करता ईश्वर है, इसलिए सही विकल्प होगा 15th बी। 16वां सवाल है, भूगोल कुर्सी में बैठे बैठे कमरे में पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि क्षेत्र में शुद्ध अवलोकन प्रेक्षण कार्य द्वारा करने नियम निरूपण करने प्रेक्षण कार्य करते हुए नियम निरूपण करने का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ए ऑस्कल्पेशल, बी रेड जेल, सी रिटर, डी हम्बोल्ट। तो देखिए ये जो कथन है ये रिटर महोदय का कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। रिटर महोदय ने भूगोल को कुर्सी में बैठे बैठे कमरे में पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं माना था। 17वां सवाल है, रिटर की कौन सी पुस्तक अप्रकाशित कही जाती है? ए न्यू ज्योग्राफी, बी अर्धकुंडे, सी वॉल्कर कुंडे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वॉल्कर कुंडे रिटर की पुस्तक ही नहीं है। वॉल्कर कुंडे जो पुस्तक है वो रेड जेल की है। अर्धकुंडे रिटर की पुस्तक है लेकिन वो पुस्तक प्रकाशित है। उसके बाद आइए न्यू ज्योग्राफी। न्यू ज्योग्राफी रिटर की एक ऐसी पुस्तक है जिसे कि अप्रकाशित माना जाता है। 18वां सवाल है, कॉस्मॉस के किस अंक का प्रकाशन हम्बोल्ट के मरणोपरांत हुआ? वॉल्यूम के अंक लिखे हुए हैं, 5वां अंक, ए 5वां अंक, बी 5वां और चौथा अंक, सी 5वां चौथा और तीसरा अंक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कॉस्मॉस के कुल अंक 5 हैं,
उसमें से पांचवां अंक यानी कि ए, पांचवें अंक का प्रकाशन हम्बोल्ट की मृत्यु के बाद में हुआ, इसलिए सही विकल्प होगा 18th A5। ठीक है। 19वां सवाल है, हम्बोल्ट को किस प्रकार के दर्शन का प्रतिनिधि कहा जाता है? ए अज्ञेयवादी, बी क्रमबद्ध, सी प्रादेशिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये सवाल ट्विस्ट है, जहां पे हम दर्शन की बात करेंगे, प्रादेशिक और क्रमबद्ध तो अध्ययन की विधियां हैं और अध्ययन की पद्धतियां हैं, दर्शन नहीं है। तो जो दर्शन है हम्बोल्ट का दर्शन कैसा है? अज्ञेयवादी। अच्छा, तो इसीलिए इसका सही विकल्प होगा 19th A अज्ञेयवादी। 20वां सवाल है, कॉस्मोस के प्रथम अंक की विषय वस्तु क्या है? तो इस सवाल के अंतर्गत जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प ये हैं, ए सृष्टि की एक सामान्य पूर्ण चित्र, बी खगोल विज्ञान का नियमबद्ध वृत्तांत, सी प्रकृति की कालबद्ध व्याख्या, डी पृथ्वी की मानव प्रधान विवेचना। कॉस्मोस के प्रथम अंक की विषय वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो कॉस्मोस की प्रथम विषय वस्तु है वो प्रस्तुत करती है सृष्टि का एक सामान्यपूर्ण चित्र को। देखिए कोई बच्चा है, पता नहीं उसको क्या कौन सी दिक्कत हो रही है और इस समय ही पता नहीं वो क्या कह रहा है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, उसका नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट आप लोग रुके रहिएगा, जरा मैं उसको कोड भेज दूं। ठीक, अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल है 21वां, कॉस्मोस के द्वितीय अंक की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, आपके जो विकल्प हैं वो वही हैं, यानी कि ए षष्ठ का सामान्य पूर्ण चित्र, बी खगोल विज्ञान का नियमबद्ध वृत्तांत, सी प्रकृति की कालबद्ध व्याख्या, डी पृथ्वी की मानव प्रधान विवेचना। अब ये कॉस्मोस के द्वितीय अंक की बात हो रही है। कॉस्मोस का द्वितीय अंक है प्रकृति की कालबद्ध व्याख्या से संबंधित। 22वां सवाल है, कॉस्मोस के तृतीय अंक की विषय वस्तु क्या है? ए सृष्टि का एक सामान्य पूर्ण चित्र, बी खगोल विज्ञान का नियमबद्ध वृत्तांत, सी प्रकृति की कालबद्ध व्याख्या और डी पृथ्वी की मानव प्रधान विवेचना। तो जो कॉस्मोस का जो हमारा तृतीय अंक है वो तृतीय अंक संबंधित है खगोल विज्ञान के नियमबद्ध वृत्तांत से। फिर अगला सवाल है कि कॉस्मोस के चतुर्थ अंक की विषय वस्तु क्या है? हमारे जो विकल्प हैं वो पूर्ववृत्त हैं, तो जो हमारे कॉस्मोस के चतुर्थ अंक की जो विषय वस्तु है वो पृथ्वी की मानव प्रधान विवेचना है। अगला सवाल है कि कॉस्मोस के पंचम अंक की विषय वस्तु क्या है? तो जो कॉस्मोस के पंचम अंक की विषय वस्तु है, कॉस्मोस की जो पंचम अंक की विषय वस्तु है वो यात्राओं एवं खोजों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, यानी कि कॉस्मोस के पंचम अंक की विषय वस्तु क्या है? इसके विकल्प फिर से सुन लीजिए। ए सृष्टि की एक सामान्य पूर्ण चित्र, बी ईश्वर उद्देश्यवादी, सी यात्राओं एवं खोजों का विस्तृत विवरण, डी पृथ्वी की मानव प्रधान विवेचना। ए का आप लोग समझ चुके हैं, पहले आप लोग टिक कर चुके हैं, डी को भी आप लोग टिक कर चुके हैं। बी का संबंध हम्बोल्ट से नहीं है, अतः इसका सही जवाब सी होगा, यानी कि 24 सी। 25वां सवाल है। 25वां सवाल है कि महाद्वीपों की आकृति आकस्मिक नहीं अपितु ईश्वर द्वारा निर्धारित है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो इस कथन के बारे में
ये कथन ईश्वर द्वारा निर्धारित है, ये बताता है कि ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा है। आपके विकल्प हैं ए ऑस्कल्पेशल, बी रैडजेल, सी रिटर और डी हम्बोल्ट। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा 25 सी रिटर। इसके बाद अगला सवाल है कि महाद्वीपों की आकृति आकस्मिक नहीं अपितु ईश्वर द्वारा निर्धारित है, यह कथन किस विचारधारा का परिचायक है। देखिए, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इस कथन की विचारधारा क्या है। यह कथन ए ईश्वर उद्देश्यवादी है, बी क्रमबद्ध है, सी प्रादेशिक है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ऊपर दिया गया कथन ईश्वर उद्देश्यवादी कथन है। इसका सही जवाब होगा 26 ए। 27 अर्धकुंडे का अभिप्राय क्या है। अर्धकुंडे रिटर की पुस्तक है। अर्धकुंडे का शाब्दिक अर्थ या अभिप्राय क्या होता है। ए पृथ्वी का विज्ञान, बी मानव जाति का इतिहास, सी जैव अजैव घटनाओं की क्षेत्र की में संगति सामंजस्यता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अर्धकुंडे का अभिप्राय होता है 27 ए पृथ्वी का विज्ञान। ठीक है। 28 सवाल है, किस भूगोलवेत्ता को पृथ्वी में भूगोल के प्रथम प्रोफेसर के पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है। ए ऑस्कल्पेशल, बी रैडजेल, सी रिटर, डी हम्बोल्ट। जिस समय हमने आप लोगों को हम्बोल्ट और रिटर के बारे में बता रहे थे, तो हम आपको बता रहे थे कि रिटर वह एक पहला प्रोफेसर था जो औपचारिक रूप से जर्मनी में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर के पद पर आसीन हुआ। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा सी रिटर। 29 सवाल है कि इतिहास और भूगोल के अध्ययन और अध्यापन के लिए किसे जाना जाता है। ए ऑस्कल्पेशल, बी रैडजेल, सी रिटर, डी हम्बोल्ट। देखिए, रिटर वो है जिसे इतिहास और भूगोल दोनों के अध्ययन और अध्यापन का मौका मिला, इसलिए रिटर को इतिहास और भूगोल दोनों के अध्ययन और अध्यापन के लिए जाना जाता है। अब देखिए, तीसवां सवाल जो इसमें मैंने जो बैंक बनाया है उसमें रखा है और जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड है, उसमें पहला है कथन, दूसरा है कारण। इन दोनों के आधार पे आप लोगों को उत्तर देना है। कथन है कि रिटर और हम्बोल्ट दोनों ने ही प्रकृति की एकता पर विशेष बल दिया है। ठीक है। कारण, रिटर की प्रकृति की एकता एक ईश्वरीय व्यवस्था थी, जबकि हम्बोल्ट प्राकृतिक व्यवस्था पर केंद्रित था। देखिए, इस तरीके के प्रश्न नेट में पूछे जाते हैं जहां पे एक ऊपर कथन लिखा होता है और उस कथन को एक्सप्लेन करने वाला नीचे कारण होता है। आप लोगों को ये देखना होता है कि कथन और कारण जो दोनों बताए गए हैं, क्या दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। पहला विकल्प ये होता है। दूसरा विकल्प ये होता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी है कारण सही है, कथन गलत है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, इन विकल्पों के अंतर्गत आपको कथन और कारण दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तो इस तरीके का एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है जिसमें कि कथन दिया गया है, रिटर और हम्बोल्ट दोनों ने ही प्रकृति की एकता पर विशेष बल दिया है। आप लोगों ने रिटर और हम्बोल्ट की जहाँ पे समानताएं पढ़ी हैं वहाँ पे पढ़ा है, लेकिन कारण अब एक्सप्लेन किया जा रहा है कि रिटर की प्रकृति की एकता एक ईश्वरीय व्यवस्था थी, जबकि हम्बोल्ट प्राकृतिक व्यवस्था पर केंद्रित था। तो देखिए, ऊपर वाला जो कथन है वो भी सही है, जो कारण है वो भी सही है, और उसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं कि रिटर ईश्वर पे विश्वास रख के प्रकृति की एकता को देखता था और हम्बोल्ट प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रकृति को देखता था। इस प्रकार से 30 का ए विकल्प सही होगा। यहाँ पे आपके आज के 30 सवाल समाप्त होते हैं, और अब जिन्होंने मुझे काम भेजा था मैं उसको एक एक करके नाम लेकर के बुलाऊंगा। पहले उनको मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे लोगों के काम के बारे में पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले मीना क्लास में है।
हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने उस दिन राजस्थान वाला बना के भेजा, ठीक है। वो तो आपने जेपी शर्मा से बना के भेजा है, वो ठीक है। ठीक। ये जो आपने बना के भेजा है आज सुबह सुबह आइसोप्लेथ, देखिए इस आइसोप्लेथ को जो आपने शेड किया है वो गड़बड़ किया है। ठीक है। इसमें जो शेडिंग का जो मेथड है, वो शेडिंग का बिल्कुल मेथड वही होता है जो क्लोरोप्लेथ का होता है। बात मेरी आपकी समझ में आ रही है? यानी कि हाई डेंसिटी वाली शेड एबव 40 में रखी जाएगी, है ना, और उसके बाद उससे कम डेंसिटी, उसके बाद उससे कम डेंसिटी, उसके बाद उससे कम डेंसिटी, उसके बाद उससे कम डेंसिटी। आपने 200 से 300 वाले जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा डेंसिटी वाली, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली शेड रख दी है, और जो ऊपर वाली डेंसिटी होगी 400 वाली, वहाँ पे आपने एकदम हल्की डेंसिटी वाली रख दिया है। और ये जो केरल वाला हिस्सा है, ये जो नीचे केरल और उधर बंगाल वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये एबव 400 में आता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये एबव 400 में आता है, इसलिए आप इसको रहने दीजिए। थोड़ा ये टेक्निकल है, बिना जब तक मतलब क्लास नहीं चलेगी और जब तक हम लोग आमने सामने नहीं होंगे तब तक इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए आप केवल राजस्थान वाला बना लीजिए अभी। ठीक है, इसका कोई मुझे बेहतर विकल्प अगर मिला तो मैं आपको भेजूंगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, केवल राजस्थान वाला बना लीजिए। और अगर कोई इसके बारे में मतलब कि मतलब इसके बारे में ये एक तथ्य एकदम समझ लीजिए कि जनसंख्या आंकड़ों को दिखाने के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि इसमें वेरिएशन, जनसंख्या के जो वेरिएशंस हैं, मतलब एकदम से घटती है और एकदम से बढ़ती है। जिस तरीके से हमारा वायुदाब या वर्षा क्रमिक रूप से बढ़ती है, उस तरीके से जनसंख्या क्रमिक रूप से नहीं बढ़ती है। देखिए इधर बगल में, इधर राजस्थान है, राजस्थान में जनसंख्या कम है, बगल में पंजाब है, वहां पे जनसंख्या बढ़ जाती है। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? केरल में ज्यादा है और उसके बगल में तमिलनाडु है, वहां पे कम है, उसके ऊपर कर्नाटका है, वहां पे कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बात एकदम समझ लेनी है कि ये जो आइसोप्लेथ मेथड है, ये जनसंख्या को बेसिकली दिखाने के लिए नहीं है। ये उन चीजों को दिखाने के लिए होता है जिनमें एक सातत्य रूप से जिनमें वृद्धि होती है, जैसे 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई। जहां पे वेरिएशन 200 के बाद में एकदम से 400 हुई जा रही है डेंसिटी, तो वहां के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। इसलिए आप जो हमने क्लाइमेटिक डाटा दिया है राजस्थान वाला जेपी शर्मा से, आप उसे बना लें बस। ठीक है, और अगर हमने कंप्यूटर से इस मैप को ड्रॉ कर पाया, ठीक है, तो उसकी एक कॉपी हम ग्रुप में डाल देंगे, फिर उसे ट्रेस कर लीजिएगा। लेकिन मैं अभी कोई मतलब कि अभी गारंटी नहीं ले रहा हूं कि मैं कंप्यूटर से बना करके इस मैप को डाल पाऊंगा, क्योंकि क्लास लेने और ई नोट को डालने में ही इतना टाइम मेरा चला जाता है कि अलग से काम कर पाना इतना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप केवल वो बना लीजिए, राजस्थान वाला बना लीजिए, वो सफिशियंट है, और वो आपका बन ही गया है। ठीक है, और शेडिंग मत कीजिए, छोड़ दीजिए, शेडिंग मत कीजिए, ऐसे ही, हाँ, जैसे उसमें बना हुआ है, किताब में बना हुआ है, वैसे ही बना रहने दीजिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम समझ रहे हैं, जैसे दिया गया है वैसे कर लीजिए। हाँ, थ्योरी हम भेज देंगे आपको। आइसोप्लेथ के थ्योरी में जो कमेंट शीट पे लिखा जाएगा, जो हमने स्लाइड भेजी है ना, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड की है, जो मटेरियल वहां पे लिखा गया है वही लिख दिया जाएगा। ठीक है, कोई डाटा नहीं डालेंगे। और अगर डाटा डालने का मन ही है, ठीक है ना, अगर आपको डाटा डालने का मन ही है तो आप ये कर सकते हैं, एक मिनट आपका मैं डायग्राम खोल लूं, कि आप राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर वर्षा वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, फिर 30 सेंटीमीटर वाले डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से आते हैं उनका नाम लिख दीजिए, फिर 45 की रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है ये लिख दीजिए, फिर 60 की रेखा किस किस डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है ये लिख दीजिए, फिर 75 की कहाँ कहाँ से गुजर रही है, फिर 90 की कहाँ कहाँ से गुजर रही है। समझ रहे हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकती हैं कि 15 सेंटीमीटर की रेखा, वर्षा की रेखा इस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, 30 की यहाँ से गुजरती है, 45 की यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और कुछ मत कीजिए, और कुछ कीजिएगा तो एग्जामिनर अगर कुछ पूछ लेगा तो फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हाँ,
इसके बाद मुझे भेजा था शिवानी कुमारी। क्लास में है शिवानी कुमारी? गुड मॉर्निंग। आपने यहाँ पे प्रोडक्शन पर हेक्टेयर लिख लिया है, ठीक है, और प्रोडक्शन पर हेक्टेयर के नीचे आप एक ब्रैकेट बनाएंगी, ठीक है, और उस ब्रैकेट में लिखेंगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 टन। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, राइस, वीट, पल्स, मेज, बैंड ग्राफ। ठीक है, बैंड ग्राफ आपने भेजा था, बैंड ग्राफ में बस ये करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। इंडेक्स चलिए थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़े बहुत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कर दीजिएगा और एग्जाम में गलत ना हो इस बात की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, जितने पेपर पे आपने काम किया है उतना ही पेपर अगर आप कट करके पेस्ट करें और उसके चारों तरफ आउटलाइनिंग करें तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो उसको वो करने के बाद में उसको चिपकाइएगा, ठीक है, ठीक। और 65 रोल नंबर कौन है? सीमा। सीमा क्लास में है? हाँ, गुड मॉर्निंग। आपने पूरा करके भेजा है ना काम? डॉट मैप लेकिन आपके बारे में तो मैं बता चुका था कि नहीं बताया था मैंने? बात आपके इस काम के पीछे बात हो चुकी थी ना मेरी? हाँ, सैटरडे को हुई थी। आप आइसोप्लेथ वाले बारे में बात कर रही थी, आइसोप्लेथ आप राजस्थान वाला बना लीजिएगा, ठीक है। और ये आप वो ये पूछ रही थी कि ओलिगवी के अर्गोग्राफ में हॉरिजेंटल नहीं समझ में आया है आपको, ठीक है ना? तो देखिए उसमें जो हॉरिजेंटल है उसको निकालने की जो विधि है, जिस तरीके से आपने बाकी सब ज्ञात किए हैं, बिल्कुल वही तो है। उसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? जो ये जो रेखा है, मैं जैसे कि आपने 3 घंटे की दूरी निकाली थी पहले, ठीक है, तो अंडर रूट 3 किया था बटे अंडर रूट 24 किया था, गुणे 4 किया था, यही तो किया था आपने। आपने कितना लिया है 24 घंटे को? 6 लिया है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 24 गुणे 6, ठीक, फिर अंडर रूट 12, फिर अंडर रूट 24 गुणे 6, फिर अंडर रूट 18, फिर अंडर रूट 24 गुणे 6। इनकी जो वैल्यू आए उसको उस 6 सेंटीमीटर वाली रेखा पे केंद्र से दूरी रख करके रख दीजिएगा दोनों तरफ, ठीक है। वही 6, 12, 18 को प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आई? जो बीच वाली रेखा है, बीच वाली रेखा का मतलब आप समझ रही हैं कौन सी रेखा? आप डायग्राम खोलिए अपना, आप हाँ, अक्टूबर और अप्रैल वाली है ना, हमें इसी पे घंटे दिखाने हैं, ठीक है। हमें दोनों तरफ 6 सेंटीमीटर, मतलब पहले 6 घंटे दिखाना है, फिर 12 घंटे दिखाना है, फिर 18 घंटे दिखाना है, फिर 24 घंटे दिखाना है। 6-6 घंटे के अंतर पे निशान लगाने हैं, ठीक है। जिस तरीके से अब देखिए इसका तरीका क्या होगा, आप पेन लिख लीजिए, अंडर रूट 6 बनाइए, फिर बटे अंडर रूट 24 लिखिए, गुणे 6 कीजिए, किया आपने? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रूट 6 की जगह अंडर रूट 12 और अंडर रूट 18 लगा करके सॉल्व कर लीजिएगा। जो वैल्यू आए वो हमें बताइएगा, फिर हम आपको कल बताएंगे कि अब क्या करना है, ठीक है। इतना करके आप हमें कल बताइएगा, हमारे ग्रुप नंबर पे भेज दीजिएगा, फिर हम कल इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम उसको चेक कर लेंगे कि आपकी वैल्यू सही आई है कि गलत है।
भाई कहीं से आवाजें आ रही हैं दूसरी तरह की, वो अपना जरा सा देख लें। दस तारीख को एक कोई और हैं, मंजुलता कुमारी, मंजुलता कुमारी, आपने हमें भेजा था कैम स्कैनर से स्कैन करके। ठीक है, हमने आपको भेजा है ओगिलवी का बना हुआ और बैंड ग्राफ का बना हुआ, उसको आप गौर से देखिए और उसी तरीके से, मतलब उन्हीं चीजों का पालन करते हुए, जो शेड आपकी मनमाने तरीके से रंगाई पुताई हो रही है उसको मत कीजिए। जिस तरीके से शेडिंग की जाती है उस तरीके से कायदे से शेडिंग कीजिए, ठीक है, और तब आप उस तरीके से बनाइए। हिमांशु मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, आपका प्रैक्टिकल का काम कितना हुआ है? आपका कोई बात नहीं, आपका जो हो गया हो वो हमें भेज दीजिएगा, हम ताकि हम करेक्शन करा के आपको बता सकें कहां पे सही है कहां पे गलत है, ताकि आप सुधार कर सकें। ठीक है, ठीक है। निशा, जो आप कर लिए हो, जितना काम आपकी जान में फाइनल हो, वो सब कुछ आप करके हमें भेज दीजिए। ठीक है, कल क्लास पे ताकि उस पर डिस्कस हो जाए, या आगे आप भेजेंगे तब डिस्कस हो जाए, ताकि हम आपको आपकी कमियों के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकें। निशांत कुमार, हाँ, आपका कितना काम हुआ है? नहीं, वो आप हमें किस डेट में सेंड किए हैं? तीस तारीख के आसपास किए थे क्या? अच्छा, आप, अच्छा तभी आप किए थे। ठीक है, आप जब बड़ी वाली शीट पे बना लीजिएगा तो हमें मतलब बताइएगा। ठीक है। निशा संदेश, आपसे बात हुई है अभी हमारी? ठीक है, निशा संदेश, अभी बात हुई है आपसे हमारी? आपका कितना हुआ है? सही नहीं है तो सही करके आप कब तक भेजेंगे? किस तारीख में आप भेजे हैं? नंबर अपना बोलिए। नंबर अपना बोलिए, किस नंबर से आपने भेजा है? सर 6203640540। अच्छा, आपने अर्गोग्राफ भेजा है, ठीक है, जी। और आपने एक अर्गोग्राफी हमको भेजा है, ठीक है, और उससे पहले आपने हमको भेजा था ओगिलवी का अर्गोग्राफ, ठीक है। ओगिलवी के अर्गोग्राफ अपने को देखिए और उसको देखिए जो हमने आपको भेजा है। आप देख रही हैं आपने शेडिंग किस तरीके से खिलवाड़ किया है, यूं ही बिंदु रख दिए हैं, यूं ही चलताऊ उसमें डोमेस्टिक वर्क लिख दिया है, सीप रीडिंग लिख दिया है। आप फाइल बना रही हैं भाई, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वहां पे हर एक चीज नपी तुली है। जो मैंने आपको शीट भेजी है आप उसमें भली भांत देखिए, उसमें सारे अक्षर बराबर हैं, सब कुछ क्लियर है। क्या आपके में क्लियर है? इसीलिए मैंने कहा था कि आपने जो बनाया है वो गलत बनाया है, उसको ठीक तरीके से बनाइए, उसमें शेडिंग का काम ठीक तरह से कीजिए। इसीलिए मैंने आपको नमूना भी भेजा है कि आपको खुद आपकी गलतियां देख के समझ में आ जाएंगी, परंतु आप देखने के बावजूद भी समझना नहीं चाहती हैं, तो इसका कोई निदान नहीं है मेरे पास। बाकी बचा अर्गोग्राफ का, तो अर्गोग्राफ से संबंधित मैं फिर से भेज दूंगा आपको, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन पहले आप ओगिलवी का मुझसे बना के चेक करवा लें, फिर आप दूसरा अर्गोग्राफ बनाएं, ठीक है। और आप जब तक शेडिंग काम ठीक तरीके से नहीं करेंगी, आप बना भी लेंगी लेकिन आपको 50% नंबर ही मिलेंगे। जो भी नंबर सफाई के और शेड मेथड के होते हैं वो कट जाएंगे। इसलिए शेड करना
अच्छी तरह से सीख लीजिए। ठीक है, आगे तक अभी आपको, आप ज्योग्राफी ले रही हैं और आप टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचेंगी तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मेरी सबसे इस समय बात हो गई है, और कोई भी व्यक्ति बात करने को इच्छुक हो तो मुझसे बात कर सकता है। देखिए, आइसोप्लेथ के बारे में मैंने आपको बताया है कि राजस्थान का जो मैप मैंने भेजा है उसे आप ट्रेस कर लीजिए। ठीक है, उस मेथड को आप, हाँ वो उस पे भी पड़ा हुआ है, वो मैं अलग से भी आप लोगों को करके ग्रुप पे भी डाल दूंगा एक दो दिनों में, और उसको आप ट्रेस कर लीजिए हूबहू वैसे ही। ठीक है, और उस मेथड को जो बताया गया है उसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आइसोप्लेथ का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ लीजिए आप। ठीक है।